शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इंडिया का सवाल इसीलिए क्योंकि सवाल तो बनता है। सवाल बनता है कि महाराष्ट्र में ये जो सियासी घमासान 24 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ ऑन है, आखिर इस पर फुल स्टॉप कब लगेगी। एक तरफ लगातार एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से ताल ठोक रहे हैं कि मेरे पास बहुमत है, और ऐसे में लगातार शिव सैनिक जो कि मुंबई में है, क्योंकि 2 गुटों में शिवसेना बढ़ चुकी है, इसमें लगातार कहा जा रहा है कि आप असली शिव सैनिक नहीं, हम असली शिव सैनिक हैं। लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। सुप्रीम नजर इस पूरी लड़ाई पर आ रही है। ऐसे में अगर थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाए तो साल 1966 में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की और अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। मगर साल 2019 आते आते महाराष्ट्र की सत्ता के लिए शिवसेना न सिर्फ अपनी विचारधारा से समझौता किया, बल्कि धुर विरोधी कांग्रेस के साथ गलबहियां भी करनी पड़ गई उन्हें, जिसे महाविकास आघाड़ी का नाम दे दिया गया। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र में हाई कोर हिंदुत्व की राजनीति करते थे। महाराष्ट्र में उनकी भूमिका किंग मेकर के रूप में मानी जाती थी। मगर पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना का रंग और रूप दोनों बदला सा नजर आता है, जो शिव सैनिकों को बिल्कुल नहीं भा रहा। और यही बड़ी वजह है कि शिव सैनिकों में टूट जरूरी हो गया था, और इसी का नतीजा है कि एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना में शुरू हुआ सियासी बवाल थमने का अब नाम नहीं ले रहा। पार्टी को हर रोज एक बड़ा झटका लग रहा है। एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता संजय राउत पर अब ईडी का शिकंजा कसता दिख रहा है। दरअसल पात्र चाल जमीन घोटाले के मामले में राउत को ईडी ने आज समन भेजा, जिसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी, जिसको शिवसेना नेता संजय राउत ने साजिश करार देते हुए कहा कि भले उनकी हत्या कर दी जाए, लेकिन वो महाराष्ट्र के बागी विधायकों की तरह गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। ऐसे में आश्चर्य नहीं होगा अगर हिंदुत्व को लेकर कल शिवसेना में 2 फाड़ हो जाए। आज शिवसेना के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम कट्टर हिंदुत्व की जंग है। वहीं देखना दिलचस्प होगा कि ये जंग आखिर जीतता कौन है। जल्दी से इस मुद्दे पर अपने मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप, एक रिपोर्ट जरूरी है दिखाना, देखिएगा। सियासी लड़ाई समन पर आई। हिंदुत्व पर शिंदे का बयान, शिव सैनिकों में हलकान। सियासी हाहाकार, बीजेपी बागी बनाएंगे सरकार। महाराष्ट्र की सियासत में छाए संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। हालांकि तत्काल तो कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन बावजूद इसके बागी विधायकों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इन सब के बीच शिवसेना नेता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है, जिससे शिवसेना को एक और बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच अब शिवसेना की मुश्किलें और भी बढ़ गई, जहां ईडी ने सांसद संजय राउत को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया। हालांकि संजय राउत पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। राउत ने एजेंसी से पेशी के लिए और भी अधिक समय मांगा है। आपको बता दें कि राउत को यह नोटिस पात्रा चौल जमीन घोटाले के एक मामले में जारी किया गया, जिसके लिए उन्हें साउथ मुंबई स्थित ईडी ऑफिस बुलाया गया। आइए जानते हैं क्या है पात्रा चौल प्रोजेक्ट और इसमें संजय राउत का नाम आखिर क्यों आया। पात्रा चौल घोटाला क्या है? पात्रा चौल गोरेगांव के उत्तरी मुंबई में स्थित है। 47 एकड़ में फैले पात्रा चौल में कुल 672 घर थे। 2008 में MHADA ने चौल के पुनर्विकास का काम शुरू किया। GACPL को पुनर्विकास, किराएदारों के पुनर्वास का कॉन्ट्रैक्ट मिला। त्रिपक्षीय समझौते में GACPL, MHADA और किराएदार शामिल थे।
14 साल बीत जाने के बाद भी चौल के लोगों को अपना घर नहीं मिला। संजय राउत जी को समन्स आया था। द समन्स वाज सर्व्ड वेरी लेट आफ्टरनून। हमने टाइम सीक करने के लिए आज एप्लीकेशन किया है क्योंकि ऑनरेबल ईडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, वो इतने टाइम में समय में पॉसिबल नहीं है। तो हमने एक एप्लीकेशन किया है कि जिसमें हमने टाइम सीक करने ये किया है और वो अलाउड हो गया। सियासी संकट के बीच जारी हुए ईडी के समन ने नया भूचाल ला दिया, जिसे लेकर शिवसेना कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक बीजेपी पर हमलावर हो गई। उधर एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम शिवसेना में ही हैं और अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। तो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे नेतृत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। इस पूरे सियासी संकट से साफ दिखाई देता है कि बीजेपी का मकसद महाराष्ट्र में सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि वो उद्धव ठाकरे को राज्य में कमजोर भी कर देना चाहती है। साथ ही पार्टी का मकसद है कि शिंदे गुट को शिवसेना का सिंबल मिल जाए, जिससे बीजेपी को आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शिवसेना के खिलाफ गुस्से का भी सामना ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चर्चा में आगे बढ़ेंगे और साथ ही चर्चा में तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली से जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह मुलाकात हुई है। वहीं जेपी नड्डा के घर से निकले हैं फडणवीस। अरुण सिंह भी जेपी नड्डा के घर के बाहर मौजूद हैं, जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं। ऐसे में बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जेपी नड्डा के घर से फडणवीस निकल चुके हैं और ऐसे में आज दोपहर ही देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का रुख कर चुके थे और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के घर से बाहर निकले हैं और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि उनके घर पर कई अहम बातचीत हुई है, चर्चा हुई है और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस का इस वक्त अचानक जेपी नड्डा के घर पर आना और लगातार कई घंटों तक उनकी बातचीत चली है। अरुण सिंह भी जेपी नड्डा के घर पर मौजूद हैं और चलिए इस बड़ी खबर के साथ ही चर्चा में आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं आपको अपने गेस्टों के साथ एक बार तारुफ करवा दूं। डॉक्टर टीना शर्मा, नेता बीजेपी से हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजना घाड़ी, प्रवक्ता शिवसेना से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंतल कृष्ण हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चित्रिता सान्याल वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रमेश गौतम पूर्व एडवोकेट हैं और जनरल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबरें लगातार महाराष्ट्र को लेकर हमारे पास आ रही हैं, लेकिन इन सबको अलग रखा जाए और फडणवीस के अचानक दिल्ली आ जाने और जेपी नड्डा जी के घर पर उनकी बातचीत हुई, तो इसी पर सवाल ले लेते हैं। टीना जी हमारे साथ है। अहम बातचीत, क्या इसको महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए या नॉर्मल मेल मुलाकात रही है? टीना जी। देखिए, ये तो दो मिलने वाले लोग ही बता पाएंगे, या देवेंद्र जी या नड्डा जी। मैं इस पे कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या कारण है वो दिल्ली में हैं और 10 कारण हो सकते हैं। अभी ये महाराष्ट्र का मुद्दा चल रहा है तो हर चीज़ को उसी से जोड़ा जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा मीडिया का सोचना सही है और मीडिया इवन एज अ पार्टी रिप्रेजेंटेटिव वो आपस में क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं हो सकती। और ये डिस्कशन, क्योंकि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी उथल पुथल है और देवेंद्र हमारे वहाँ के एक डेवलपमेंट का चेहरा रहे हैं, तो उस उथल पुथल को के बारे में डिस्कशन भी उनका अधिकार है। तो मैं इस बात को एडमिट करती हूँ। जी, तो टीना जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी से पहले तमाम गेस्टों से हम रिएक्शन ले लें। हमारे साथ संजना घाड़ी जी, प्रवक्ता शिवसेना के, हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुप्रिया सुले थोड़ी देर पहले वो कहती है कि रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए,
चाहे जो भी हो जाए पार्टी में, इमोशनल कार्ड, क्या इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि सुप्रिया सूले अब इमोशनल, पारिवारिक और रिश्ते वाला कार्ड खेल रही हैं? संजना घाड़ी जी। जी, मैं सुप्रिया जी क्या कर रही इसके बारे में नहीं कहना चाहूंगी। मैं उद्धव साहब क्या कह रहे हैं। शिवसेना देखिए हमेशा एक कुटुंब और पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा भावनाओं से जुड़े हुए पक्ष और नेता और कार्यकर्ता, ऐसा ही एक संगठन है। तो ऐसे में आज उद्धव साहब जी ने हमारे सभी विधायकों को एक बार फिर से आवाज दी है कि 11-12 जुलाई तक, जून तक आप वहां पे हैं और अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके बात करो। कुटुंब प्रमुख माननीय उद्धव साहब है, अगर उनके साथ वो बात कर रहे हैं और उससे कोई जो भी उनकी राय है सामने रखी, उसमें कोई मार्ग निकाला जा सकता है, और यही आवाज माननीय उद्धव साहब जी ने उनको दिया हुआ है। जी, कुंतल साहब हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईडी का समन संजय राउत को 2 बार। प्रीति जी, ये आपने जो इंडिया का सवाल शुरू करने से पहले मुझे कमेंट्री दिखाई जी, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि आप एक सवाल खड़ा कर रही थी या शिंदे और भाजपा का प्रेस विज्ञप्ति पढ़ रही थी। सिंपल बात है, महाराष्ट्र में आज बीजेपी हर हालात में किसी भी तरीके से सरकार बनाना चाहती है, जो वो संवैधानिक रूप से नहीं बना पाए। उसमें जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी व्यक्ति सामने खड़ा है, उसको ईडी का सम्मन वो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भेज रही है। अब तो ईडी के सम्मन का मतलब ही नहीं बन गया है, क्योंकि ईडी का सम्मन तो भाजपा कार्यालय से आया हुआ एक आम पत्र हो गया है। ईडी अब, बहुत दुख की बात है, ईडी के लोग सुन रहे होंगे इस बात को, ईडी तो अब एक राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता बन के रह गई है, एक संवैधानिक संस्था। पार्टियां और सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ये संवैधानिक संस्थाएं हमेशा के लिए होती हैं। और बहुत दुख हो रहा है मुझे ये बात कहते हुए कि जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही हैं, इनकी सैंक्शनिटी पे सवाल खड़ा हो गया है। कुंतल जी, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रीति चौहान है और अभी तक मुझको किसी भी सरकार के प्रेस रिलीज को पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ी है, जहां भी मैं रही हूं सर। दूसरी बात, मैं आपको बता देती हूँ, दूसरी बात, एक सेकेंड, मैंने आपकी बात, मैंने आपको एकदम आराम से सुना है कुंतल साहब, मैंने आपको आराम से सुना, बोलने का मौका दिया। दूसरी बात, रिपोर्ट में दोनों ही पार्टियों के बारे में हमारी जो पूरी की पूरी टीम है वो दिखा रही है। आपको बुलाकर सीधे सीधे मैंने सवाल पूछा ताकि आप अपना जवाब यहां रख सके और पूरे देश भर को बता सके कि क्या कुछ चल रहा है, वरना सवाल कुछ और भी हो सकते थे। कुंतल साहब, सवालों के लिए मैं देखिए कुंतल साहब, इसीलिए आपको बुलाया भी गया है। आप अपने जवाब पट्टी के रहिए और जवाब दीजिए सर। दूसरे पर सवाल खड़े करने से पहले अपने गिरबान में झांक लीजिए और उसके बाद बात कीजिएगा। इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। चलिए ठीक है, इसीलिए आपसे जवाब लिया, लेकिन आपने जिस तरीके से प्रेस रिलीज की बात की, तो मैं आपको बता दूं, मुझको अभी तक किसी भी सरकार के प्रेस रिलीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और आगे कभी नहीं पड़ेगी। हमारे साथ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सर, पूरा कानूनी पक्ष बताइएगा इन सब में। देखिए, जहां तक ईडी के सम्मन की बात है, जो संजय राउत जी को अभी फिलहाल इमीडिएटली इशू किया, वेरी रिसेंटली इशू किया, मैं तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के तौर पर जो मैं कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त जो ये सम्मन इशू किया गया है, इससे ऐसा महसूस होता है, क्योंकि संजय राउत सबसे ज़्यादा वोकल हैं इस वक्त महाराष्ट्र की जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसमें, तो इस वक्त ऐसा लगता है कि इस सम्मन को इशू करने का मतलब उसकी आवाज़ दबाने को, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तो संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्या कुछ संजय साहब ने कहा है, एक बार सुनवा देते हैं आपको। मनोहर शेठ, बरं का, मनोहर शेठ हा सदैव आमदार आजही काम करताय। एक बरं असते आगरी समाजामध्ये आमच्या की नावापुढे शेठ म्हणजे या मराठी माणसासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे। फक्त गुजराती समाजाला शेठ नाही म्हणत, आमच्याकडे एक समाज असा आहे आमच्या रायगड जिल्ह्यामध्ये, ठाण्यामध्ये, की त्याला शेठ म्हणतात, बबन शेठ, मनोहर शेठ किंवा दादा।
तेव्हा ठाण्याच्या भाईला इकडले दादा भारी पडते. ही प्रचंड सभा आहे. मुंबईतून मोठ्या प्रमाणात मीडिया आलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात मुंबईतून मीडिया आलेला आहे. त्यांना असं वाटलं की वाटेत मला ईडीवाले अटक करून घेऊन जातील. घेऊन जाऊ द्या. मी कालच म्हणालो अटक करा मला, मी घाबरत नाही, पण मी गुवाहाटीला जाणार नाही अटक केली तर. लक्षात माझ्यावर कितीही प्रयत्न करा, आम्ही सगळे इथे जे बसलेलो आहोत ना, पण आम्ही आमचा मार्ग सोडणार नाही, हा भगवा झेंडा सोडणार नाही आणि बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव बदनाम करणार नाही. मी इथे बसलो होतो कह रहे थे, और ऐसे में मराठी में हालांकि वो कह रहे थे, एक बार फिर से सुन लेते हैं. तो उनकी आवाज हम तक सही से आ नहीं रही है. सर, संवैधानिक पक्ष आप अपना रख रहे थे, और ऐसे में कुंतल साहब एक बार फिर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा बोलिएगा. प्रीति जी देखिए, बोलिए. जिस तरह की टाइमिंग अभी संजय राउत को ईडी के नोटिस की है, बोलिए. अभी हमारे वकील साहब भी कह रहे थे, देखिए इसमें हम लोगों की सबसे बड़ा, हम लोगों का सवाल और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगती हैं, तो फिर वो उन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करती है. अभी शिवसेना में एक तथाकथित बगावत हो रखी है. कुछ लोग जो अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं, वो लोग भाजपा के मोहरों की तरह खेल रहे हैं, और शिवसेना के नेता, शिवसेना के कुछ कार्यकर्ता और शिवसेना के डेडिकेटेड नेता संजय राउत इस चीज को, अगर आप कहें, शिवसेना के अंदर में फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं. उस वक्त ईडी का नोटिस देना उन्हें, ये तो बात समझ में नहीं आती है. ईडी के पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें ईडी ने कोई नोटिस सर्व नहीं किया. और क्या बात है कि जब इस वक्त जब महाराष्ट्र में सरकार को गिराने के लिए बीजेपी किसी हद तक गिरने को तैयार है, उसी वक्त ईडी शिवसेना के एक नेता और उद्धव ठाकरे के बहुत करीबी सहयोगी टाइमिंग का ही सवाल है, इसीलिए सवाल भी किया जा रहा है. कुंतल साहब, यही मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रही थी. बिल्कुल टाइमिंग की ही बात है. टाइमिंग के इर्द गिर्द ही सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए लगातार जो पार्टियां हैं उनसे सवाल किया जा रहा है. हमारे साथ चित्रिता सान्याल, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. चित्रिता जी, पूरे के पूरे परिदृश्य को अगर आप आसपास देखें, महाराष्ट्र की सरकार को अगर आप देखें, दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी खेमे में हलचल है, इन सबको मिला करके आप क्या देख पा रही हैं? कौन सी ऐसी चीज है जो बताने की कोशिश की जा रही है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में फिर वो पूरा का पूरा मामला भी क्लियर हो जाएगा कि यही हम समझाना चाह रहे थे? देखिए प्रीति जी, बात ये है कि ये कहावत है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन. तो परसेप्शन तैयार किया जाता है, और इसमें हमने सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र से आगे कई स्टेट्स में देखे. आप वेस्ट बंगाल देख सकते हैं, जिसमें शारदा नारदा में भी इलेक्शन से पहले ईडी के समन्स गए, उनके नेता बुलाए गए, और जो नेता को बुलाए गए वो बाद में जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो वो उनके सारे पाप धुल गए, वो दूध के धुले हो गए. और ये जो एजेंसी, जो ऑटोनोमस बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, वो जब इस्तेमाल होती हैं, जब इनका टाइमिंग्स पे जब क्वेश्चन मार्क होता है, उठता है, तो ये बात बहुत साफ हो जाती है कि कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी की सरकार है वो अलग बात है, कोई भी सरकार हो, जब एजेंसीज को पॉलिटिकली इस्तेमाल करती है, ये बहुत डेंजरस होता है किसी भी डेमोक्रेसी के. और हम महाराष्ट्र में भी बहुत साफ देख रहे हैं कि ये एक, आप भी सोशल मीडिया में होंगी, जब से ये घमासान महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, उसमें सोशल मीडिया में लोग लिखने लग गए थे कि अब ईडी का समन किसी को आने वाला है या कोई सीबीआई का केस आने वाला है. तो आम जनता को भी ये एहसास है कि राजनीति में अगर दबाव किसी पे डालना है तो सरकार के पास कई सारी एजेंसीज हैं जिससे वो दबाव इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा ही केस हम देख रहे हैं. अनफॉर्चुनेट है कि केस हो सकता है करप्शन का हो, पर इसका जो टाइमिंग्स है
वो टाइमिंग पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। संजना जी हमारे साथ शिवसेना की नेता, हमारे प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है संजना जी। संजना जी, टाइमिंग की बात है, इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं, बीजेपी के खेमे में हलचल, शिवसेना में लगातार जिस तरीके से एक बार हार्ड स्पोकन होकर उद्धव ठाकरे की तरफ से बयानबाजियां की जाती हैं, चाहे वो संजय राउत हो, वो कहते हैं कि अपने अपने बाप को लेकर के नाम को, अपने अपने बाप के नाम को लेकर के वोट मांगो। उसके बाद अभी अचानक सॉफ्ट होकर के लोगों को कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है पूरी की पूरी टीम। आप इस चीज को जरा समझाएं। उद्धव जी ने अभी जो अपील की है, देखिए एक शिवसेना है, एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है जिसमें नेता और शिवसैनिक कार्यकर्ता, उनके अंदर कोई राजनीतिक रिलेशन से ज्यादा भावनिक रिलेशंस उनके साथ होते हैं और वो ज्यादातर शिवसेना भी आपको इस तरह का संगठन दिखाई पड़ेगा। और उसी विश्वास से माननीय उद्धव साहब ने शिवसेना पार्टी, उसका संगठन इकट्ठा करने के हिसाब से फिर से एक बार सभी विधायकों को, गुवाहाटी में जो हमारे सब विधायक है उनको एक बार आवाज लगाई है कि अभी तो 11 जून तक कुछ होने वाला नहीं है, 12 जून तक आपका पेशेंस वहां पे ट्राई किया जा रहा है, आप यहाँ पे आइए और हमारे साथ बात कीजिए, आपका जो मत है सामने रखिए, उस पर विचार विमर्श हो सकता है और कुछ निर्णय हो सकता है। यही आवाज उन्होंने दी हुई है सभी विधायकों। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, आप सभी से एक एक करके जवाब लेंगे, रुकेंगे सिर्फ छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद एक बार फिर से जारी रहेगा इंडिया का सवाल। और लगातार देश यही सवाल पूछ रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान आखिर कब थमेगा। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस वक्त सियासी आग लगी हुई है, भूचाल आया हुआ है, उस पर ब्रेक कब लगेगा। लगातार महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर न्यूज इंडिया 24/7 यही सवाल पूछ रहा है, जो कि इंडिया का सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में एक स्थायी सरकार की स्थापना जल्द से जल्द हो पाएगी। क्या इस आर पार की लड़ाई में जीतेगा कौन, और साथ ही आर पार की लड़ाई कहीं महाराष्ट्र की पूरी जनता को अपने साथ ही ना ले जाए। ऐसे में हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ। हमारे साथ टीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? टीना शर्मा जी, कुंतल साहब ने जैसा सवाल पूछा इस वक्त कि अगर कोई लोकतंत्र में आवाज उठाता है तो उसकी आवाज ईडी हो या फिर सीबीआई हो, उसके द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है। ऑपरेशन लोटस की बार बार बात उठाई जाती है। टीना शर्मा जी, लोकतंत्र में आवाज उठाता है, इस लाइन को मैं थोड़ा एलोबरेट कर देती हूँ। कुंतल जी ने जो कहा है उस पे मुझे लगता है कि उनको खुद को चिंतन करना चाहिए और उनको सुनने वाले तो बिल्कुल उस पे विचार करें और एक थॉटफुलनेस होनी चाहिए। ईडी का केस राहुल गांधी सोनिया गांधी पे चल रहा है, नेशनल हेराल्ड के केस में। क्या वो भी टाइमिंग का वेट कर रहे थे पिछले 8 साल से 10 साल से उस केस को चलते हुए? क्या वो भी टाइमिंग का वेट कर रहे हैं? ईडी का केस कई ऐसे लोगों पे चला, ईडी का केस एक ऐसी सेक्रेटरी पे चला, माइनिंग सेक्रेटरी झारखंड की, जिन्होंने हर चीफ मिनिस्टर के साथ अच्छे संबंध बना के रखे। तो क्या ये भी टाइमिंग का खेल है? मैं इनसे समझना चाहती हूँ कि टाइमिंग का खेल क्या होता है। टाइमिंग का खेल होता है जब विपक्ष पे विपदा आती है तो ऐसे लोग टेलीविजन पे बैठ के टाइमिंग चिल्लाते हैं। अरे ईडी का, सीबीआई का कोई टाइमिंग नहीं है। क्या गोधरा के समय में मोदी जी के लिए कोई टाइमिंग था? क्या अमित शाह के लिए कोई टाइमिंग था? आज क्लियरेंस मिलने के बावजूद भी, एसआईटी की क्लियरेंस मिलने के बावजूद भी और सारे कोर्ट से क्लियरेंस मिलने के बावजूद भी आप मोदी जी को गोधरा से अटैच करते हैं, नहीं करते हैं? एक परसेप्शन लोगों का, मैं बहुत आराम से पूछना चाहती हूँ, ये मेरे प्रश्न हैं, मैं दबाव नहीं बना रही हूँ। आप एक लोगों का परसेप्शन बनाते हैं कि गोधरा चीफ मिनिस्टर रहते हुए मोदी जी के टेन्योर में हुआ और मोदी जी ने ही वो कराया, जबकि क्लियरेंस और क्लैरिटी उस पर आ चुकी है, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, जब ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं ना, तो हम जैसे लोग तो समझ जाते हैं, अब जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं रही, लेकिन ये खुद को नहीं समझ पाते हैं कि ये किस पक्ष की तारीफ कर रहे हैं। ये उस पक्ष की तारीफ कर रहे हैं जो नेशनलिस्ट नहीं है। संजय राउत पे अगर केस ईडी का खुला है तो दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना। इतनी आपको लाकर टेलीविजन पे, इस पे मैं मानती हूँ कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल इस पर डिबेट करेगा और करनी भी चाहिए। आपको दोनों पक्ष विपक्ष सामने रखते हैं, लेकिन इन लोगों में जो लोग इस तरह की बातों को डिफेंड करते हैं
अच्छा मैं सर यू कांट कम इन लेट मी फिनिश आई विल टेक बोलने दीजिए कुंतल जी प्लीज मेंटेन डिग्निटी ऑन दी चैनल प्लीज मेंटेन डिग्निटी ऑन दी चैनल कुंतल जी यू स्पोकन आपने बहुत ज्यादा बोल लिया आप मुझे बोलने दीजिए पार्टी और डिग्निफाइड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आप कुंतल जी एक सेकंड मैंने आपको इतिहास बता दिया आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं कैसे विपक्ष को जिसका इतिहास अब जनता को जानना जरूरी है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना है बहुत बहुत धन्यवाद आप चिल्लाते रहिए टेलीविजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता को अब जी अच्छा मैं एक बहुत छोटा सा वो सवाल पैसा पूछना पकड़ने चाहता गए हूं जो मैं एक जनता का बहुत पैसा छोटा सा टैक्स सवाल पेयर का पूछता हूं। पैसा है विपक्ष पूछिए भाजपा पूछिए सर, भाजपा पूछिए। के खिलाफ बोलने वाला हर व्यक्ति नेशनलिस्ट है। अभी मेरी सहयोगी मेरी बहन ने कह दिया कि भाई ये एंटी नेशनलिस्टों की बात करते हैं। भाजपा के खिलाफ बोलने वाला हर व्यक्ति, करप्शन के खिलाफ बोलने वाला हर व्यक्ति और इस देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए इंसान के भूत के विषय में बोलने वाला हर व्यक्ति एंटी नेशनलिस्ट है। कैसी बात करती हैं आप, कैसी बात करती हैं? सर मैंने आपको एंटी नेशनलिस्ट नहीं कहा, अंतर नहीं चाहता, परंतु मैं ये बात कह देना चाहता हूँ आप खुद अपनी डेफिनेशन मत तय कीजिए, आप अपनी परिभाषा खुद मत तय कीजिए सर। प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात से मोरली छुटकारा नहीं मिलेगा कि उनके मुख्यमंत्री काल में उनके राज्य में हजारों लोगों की जान गई थी। वो एसआईटी के क्लीन चिट की बात आप नहीं करें। और दूसरी बात, देश जितना आपका है उतना ही हमारा भी है। माफ करेंगी आप, माफ करेंगी। मैं एसआईटी की ग्रीन चिट की बात नहीं करूं, आप डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं इसका मतलब आपका है, आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आप डेमोक्रेसी मानते नहीं है मुझे लगता है। हमारा है, हम लोग उस लीगेसी को लेके चलते हैं जिसने इस देश के लिए जान दी है। जीजा जी, कॉमनवेल्थ आप कुछ भी नहीं समझते हैं सर। लीगेसी के साथ हैं जिसने इस देश की मोदी लड़ाई में सरकार अंग्रेजों का 2014 से कुंतल जी, संजना खाड़ी कुछ कह रही हैं। संजना खाड़ी जी कहिए। नहीं मैं एक लाइन कह रही हूँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए एक लाइन, फिर उसके बाद मिसेस अघाड़ी बोले प्लीज, आई डोंट माइंड, बोलिए मुझे टीना एक जी। लाइन बोलने दीजिए। बोलिए। 2014 से 2022 आ गया है, मोदी सरकार का एक करप्शन बता दीजिए और क्या लेगेसी के किसी एक व्यक्ति को उन्होंने टिकट या मंत्री भार दिया है कि बाप बेटा दोनों मंत्री हो? अभी आपको मैं अगर इस बात का जवाब आपके पास है तो मैं संजना घाड़ी जी जवाब दीजिएगा। जी कुंतल जी एक सेकंड संजना घाड़ी जी को बोलने दीजिए। संजना घाड़ी जी को बोलने दीजिए ना सर आपकी जवाब तो ले ही रही हूँ। संजना घाड़ी जी बोल लेना। ऑफिशियल ये बात कही कि मोदी माननीय प्रधानमंत्री संजना जी के पद बोलिए। पर बैठे हुए एक कुंतल व्यक्ति जी ये डिबेट आप और मेरे बीच में नहीं है, ये डिबेट 4 लोगों के बीच में है। संजना जी बोलिएगा। मैं ये कहना सर आपके बोलने से कुछ नहीं होता सर। अदानी अंबानी और मुकेश अंबानी कैसे बने हैं ये आप नहीं डिसाइड करेंगे सर। भी ईडी सीबीआई की जांच आप नहीं डिसाइड करेंगे। वो बीजेपी पे जाने के बाद वो रुक गई। नारायण राणे जी का उदाहरण लीजिए, कैसे कितने सारे उदाहरण है कि वो लोग जब बीजेपी में जाते हैं। अभी का उदाहरण लीजिए, हार्दिक पटेल जी जिनके ऊपर कुछ 20 केसेस थे राइट्स के, वो सब नील हो गए। अजित दादा पवार जी ने एक दिन के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाई, 70,000 करोड़ के उनके कुछ केसेस थे महाराष्ट्र के पानी जल सिंचन विभाग के, तब नील हो गए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ईडी सीबीआई जब भी आती है वो जहाँ पे भाजपा आपके लिए सुप्रीम कोर्ट खुली है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? माफ करेंगी, सुप्रीम कोर्ट खुली है ना, आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट? टीना जी मैं बात कर रही हूँ, मेरे को उस चीज का जवाब दीजिए कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर ईडी सीबीआई नहीं हो रही है जांच। इतने दूध के धूले कहाँ से बन जाते हैं? या फिर अरे आप करवा दीजिए ना ईडी सीबीआई। इनकम टैक्स में फोन करना तो बहुत फ्री है मैडम। इनकम टैक्स में कोई भी गुप्त जांच करा सकता है। आप दीजिए ना 2 नाम, कौन से 2 नाम आपको ऐसे लगते हैं जिनके ईडी की जांच होनी चाहिए? जहाँ ईडी की जांच होनी चाहिए वो 2 नाम मुझे दीजिए ना, मैं भेजती हूँ ना। कुंतल जी लगती है, मेरे पति सरकार में है, 2 मिनट लगते हैं सर कंप्लेंट करने में। आप क्या बातें कर रही है टेलीविजन पर बैठ के? बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग नाम भेजते हैं और फिर इंक्वायरी बैठती है। यही हमारा दिक्कत है, यही हमारा प्रॉब्लम है।
माफ करें, आपको मिर्ची लगी है? नहीं, पूरे भारत आपको मिर्ची लगती है कि ये केंद्र की जो अच्छी आपके इतिहास में पूरी तरह से आपके घर का घर का बैन बन गई है। जहाँ पे आप बोलते हैं वहाँ पे ईडीसीबीआई जाएगी, टीना शर्मा जी डिसाइड करेगी ईडीसीबीआई कहाँ जाएगी। यही हमारा दुख है, सत्ता आते और जाते रहती है। कि यही लोग मैं क्यों डिसाइड करूंगी, बात कहना चाहता हूँ, मैं क्यों डिसाइड करूंगी? आप लोगों को गुमराह करना चाहती है। मैं कह रही हूँ ईडीसीबीआई में आप कंप्लेंट दीजिए ना, इनकम टैक्स में कंप्लेंट दीजिए ना, 2 दिन के बाद अभी आपको जानकारी दीजिए ना। अच्छा एक सेकंड, मेरा एक सवाल है संजना जी, टीना जी, कुंतल जी, एक सेकंड बस, मेरा एक सवाल है कुंतल जी से। कुंतल जी, आपने कहा सत्ता आती जाती रहती है, तो क्या आपकी सत्ता, एक सेकंड टीना जी, बस एक सेकंड टीना जी, बस एक सेकंड कुंतल जी, आपने कहा सत्ता आती जाती रहती है, तो आपकी सत्ता यानी कि कांग्रेस की सत्ता जब थी, क्या उस समय ईडी अपना काम नहीं कर रही थी? क्या सीबीआई अपना काम नहीं कर रही थी? उस वक्त ईडी और सीबीआई एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं कर रही थी। आज अभी हमारे चैनल पे जो पत्रकार बैठी थी, मैं वर्षों से उन्हें जानता हूँ, उन्होंने इस बात को कहा ना, कैसे ये सारा एपिसोड शुरू हुआ महाराष्ट्र का, सोशल मीडिया पे आम जनता लिखने लग गई कि अब देखो किसको ईडी और सीबीआई का समन आता है। आप खुद देख लें, सरकार को सोचना चाहिए कि इन संवैधानिक संस्थाओं का स्तर आपने कितना गिरा दिया है कि एक आम नागरिक भी आपको हंसी मजाक का पात्र बना दिया आपने इन संस्थाओं को। साहब क्या बात है। आज संजय राउत सर, तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में भी तो बोलिए, उसकी भी तो बड़ी तकलीफ होगी आपको। एक कार्यकर्ता है, एक लॉयलिस्ट है। संजय राउत और तीस्ता सीतलवाड़ का बड़ा क्लोज कनेक्शन है, कांग्रेस की कनेक्टेड लेडी को, उसके बारे में भी तो बोलिए। एटीएस गुजरात ने उठाया है, उसके बारे में क्यों नहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन आप निकालना चाहते? टेलीविजन पे निकालिए, उनके बारे में भी फ्रस्ट्रेशन। खाली संजय राउत की बात क्यों कर रहे हैं? जब हम चर्चा कर रहे हैं 20,000 से 20,000 करोड़ की मालकिन कैसे बनी, ये नहीं पूछेंगे आप? वो भी टीना शर्मा आपको बताएगी और भाजपा वाले आपको बताएंगे। सर चिंता मत कीजिए, इनकी बात सुनते फिर आप मेरी बात सुन लेंगी। संजना जी, संजना जी तो लगातार एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि संजना जी से पूछना बनता है। संजना जी, कल लगातार ये खबरें आ रही थी कि उद्धव जी बातचीत कर रहे हैं और शायद कोई अहम फैसला ले सकते हैं, शायद इस्तीफा दे सकते हैं, और ऐसे में खबर ये भी आती है कि उसके बाद शरद पवार जी की उनसे बातचीत होती है और उन्हें समझाया बुझाया जाता है कि अभी इस्तीफा देने का समय नहीं है। इस तरह की खबरें आ रही थी, इस पर आप कुछ कहना चाहें? कितनी इस खबरों में सच्चाई है, अंदर चल क्या रहा है? क्योंकि देखिए, जनता जो महाराष्ट्र में रह रही है संजना जी, उनको सच जानने का पूरा हक है। हम सब यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन सोचिए महाराष्ट्र की जनता का, जिसने वोट देकर ये पूरी की पूरी पार्टी बनाई, उन्होंने कहा कि हमको बस एक स्थायी सरकार दे दीजिए जो हमारे राज्य को चला सके। इसीलिए इस सवाल को जानना, इस सवाल के जवाब को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं इससे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। हेलो जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ संजना जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं इस पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि माननीय उद्धव साहब ने महाविकास आघाड़ी सरकार में गठबंधन बनाने के बाद एक कोशिश की है कि महाराष्ट्र में अच्छा काम चले, और वो काम किया गया है महाराष्ट्र में। और अभी इसमें अगर कोई अस्थिरता आ रही है, पकड़ लिया गया। कंगना रनौत को स्टेट में नहीं घुसने देंगे, ये किया आपने अच्छा। अरे कंगना रनौत का आज भी हम लोग निषेध करते हैं, जो महाराष्ट्र को 5 वर्ष कश्मीर की, अगर वो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बता रही है कि महाराष्ट्र यानी 5 वर्ष का कश्मीर है, तो हम लोग उसकी निषेध करते हैं और कंगना राणावत की इस भूमिका का हम विरोध करते हैं कि उनकी स्टेटमेंट बहुत गलत थी, और उनकी जैसी व्यक्ति जो बाहर के राज्य से महाराष्ट्र में रहने के लिए आती है और बहुत स्टेट में रहती है, उनको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। नवनीत राणा सांसद को आप हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ने देंगे? क्यों दे? ऐसे हिंदुवादी हैं, ऐसे हिंदुत्व का ठेका लिया आपने। ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, हनुमान चालीसा कहाँ गई? हनुमान चालीसा कहाँ गई? अपने संसदीय क्षेत्रों में पढ़े, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है।
हमें उनकी कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे मातोश्री पे मुख्यमंत्री के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आना था। मुख्यमंत्री के घर के बाहर क्यों ना पढ़े? दादागिरी संवैधानिक पक्ष भी एक बार जान लेंगे, संवैधानिक पक्ष भी जान लेते हैं। सब हमारे साथ दो और मेहमान भी है। एक सेकंड अब दो मेहमान हमारे साथ और भी हैं। हमारे साथ एडवोकेट साहब है, साथ ही चित्रिता सान्याल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चित्रिता मैम, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर नहीं पढ़ेंगी, समय से करेंगी। एक सेकंड टीना जी, हनुमान चालीसा एक सेकंड टीना जी, चित्रिता जी, आप काफी समय से पत्रकारिता में रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ऐसे में अभी जो मैंने सवाल पूछा कि एक पूरी की पूरी जो राज्य है जिसने आपको वोट देकर जिताया है, जो ये चाहती है कि हमें कुछ ना दें, आप एक स्थायी सरकार दीजिए, इतना तो क्या हम डिजर्व करते हैं ना? इतना तो महाराष्ट्र की जनता डिजर्व करती है कि हमने आपको वोट देकर जिताया है। अगर पार्टी में इस तरह की कोई बात चल रही है तो वो हमारे सामने उनको पता होना चाहिए। चित्रिता जी, प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा। इलेक्शंस होते हैं ताकि जो आम जनता है वो चुन के एक सरकार बनाए, उसके बाद दो पार्टी हो सकता है एक साथ होकर सरकार बनाए, पर वो अल्टीमेटली इलेक्शन से आम जनता क्या चाहती है, वो किसको वोट देते, उसी तरह से सरकार बनती। पर दूसरी बात यह है कि हम लगातार देख रहे हैं कि एक इलेक्टेड सरकार आती है और कुछ दिन बाद वो कैसे टूटती है, कहाँ से लोग इधर से उधर होते, क्यों होते हैं, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग है या नहीं, ये तो पॉलिटिशियंस ज्यादा जानते हैं, अच्छी तरह बता पाएंगे। पर ये जो ट्रेंड बन रहा है कि एक इलेक्टेड सरकार आती है, वो आप बहुत जगह देख लीजिए, आप गोवा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, एक इलेक्टेड सरकार कुछ दिन तक चलाती है, उसके बाद वहाँ तोड़ फोड़, ये लोग यहाँ जाते, वहां से कुछ लोग, ये सेम चीज हम देखने को मिल रही है। डेमोक्रेसी में कितना फायदा है ये तो आम जनता को सोचना चाहिए। एज अ जर्नलिस्ट आई हैव बीन कवरिंग सो मेनी इलेक्शंस, और ये बड़ा अजीब सा लगता है कि एक पार्टी के कुछ लोग जो इलेक्शन टाइम पे, आप देख लीजिए ना, शिवसेना को देख लीजिए, इलेक्शन टाइम पे वो इतना ज्यादा एंटी बीजेपी रोल उन्होंने निभाया, उनके इलेक्शंस में पूरी तरह से कैंपेन किया। अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे होता है कि पॉलिटिशियंस को बताना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के आपने नेता हमारे साथ बैठे हैं, इनको एक चीज बहुत ध्यान रखना चाहिए, जितने जोरों से आप ये बात कहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में, आपकी पार्टी कब किसको सपोर्ट कर दे और बाद में एक आप सवाल है, अपने ही वर्ड्स को वापस लेना मेरा भी एक सवाल है कि आपकी पार्टी किसी और के सपोर्ट, बिकॉज ये पॉलिटिक्स में बहुत आम बात है कि आज ये पसंद नहीं आया, कल पॉलिटिकल पावर के लिए आप दूसरे पार्टी के साथ आपने सरकार बनाई। तो अभी हम देख ही रहे हैं ना कि शिवसैनिक, एक टाइम पे शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, अब वो टूट गई। जब थी एक साथ सरकार थी तो दोनों एक दूसरे के साथ थे, किसी ने एक दूसरे को एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोला। आज वो साथ नहीं है तो एक दूसरे को एंटी नेशनलिस्ट नहीं बोले। तो इट्स पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स आई थिंक, और ये हमारे डेमोक्रेसी में अब काफी सालों से चल रहा है। पर ये पॉलिटिकल, ये कितना डेमोक्रेसी के लिए ठीक होगा या अच्छा है, ये आम जनता, आम जनता ज्यादा इसका जवाब देगी किसी टाइम पे। ठीक है चित्रिता दी, आम जनता जवाब देगी, आम जनता। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। टीना जी कुछ कह रही हैं, जल्दी जल्दी से। मैं एक जवाब देना चाहती हूँ। बोलिए जी। देखिए, मैं आपसे एक टेक्निकल इशू है कि सरकार से निकले हुए एमएलए अगर किसी को समर्थन दे देते हैं तो वो अपनी पावर राज्यपाल के सामने साबित करके अपनी सरकार बना सकता है जी। ये कानून है और ये हम सब जानते हैं। अगर उस कानून में कोई दाव पेच है या आपको लूप होल लग रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। उद्धव जी सुप्रीम कोर्ट गए या नहीं गए, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। अब रिलीफ नहीं मिला क्योंकि इन मैटर्स में सेम डे रिलीफ मिल जाता है, उनको रिलीफ नहीं मिला, टीवी पे आके चिल्लाना है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप ये नहीं बताना चाहते वो एमएलए शिवसेना से अलग क्यों हुए, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पे बनी पार्टी जो महाराष्ट्र आघाड़ी पार्टी के सॉर्ट ऑफ एक सिस्टम को चला रही थी, और महाराष्ट्र से मैं बहुत अच्छे कनेक्टेड रूप में, पारिवारिक रूप में जुड़ी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के साथ भी आघात है कि आप किसी को, एक मिनट मैडम, लेट मी कंप्लीट। आपको अगर डर नहीं है तो दूसरे को भी बोलने दीजिए ना। मैंने आपको बोलने दिया, मैं बीच में नहीं बोली हूँ। आप गलत बोल रही हैं, टेलीविजन का प्राइम टाइम है, उसको आप क्यों खाना चाहती हैं? बोलने को दिया जाता है, इसका मतलब आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे
आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे। ठीक है कुंतल जी, और कुंतल जी, उनके ऊपर केस पे केस लगाएंगे। कुंतल जी बहुत टाइम से हाथ उठा रहे हैं। कुंतल जी नहीं, बहुत टाइम से हाथ उठा रहे हैं। टीना जी आपकी बात को सुन ली गई है, मैंने सुन लिया, जनता ने सुन लिया। कुंतल जी बहुत टाइम से हाथ उठा रहे। कुंतल जी अपनी बातें रखिएगा जल्दी जल्दी से। प्रीति जी, मैं उतना कॉम्पिटेंट अपने आप को नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे टिप्पणी करूं, पर मैं एक पॉलिटिकल बात आपसे कहना चाहता हूं जिसमें मैं पॉलिटिकली करेक्ट। भाई महाराष्ट्र में एक स्टैब्लिश्ड सरकार थी, एक बहुमत की स्टैब्लिश सरकार थी, और ये कोई संयोग नहीं है शिवसेना के कुछ विधायकों को किसी प्लीज मेरी बात आप सुनिए। आपकी सरकार थी तो आदित्य ठाकरे कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मोदी के साथ है जिन्होंने हमको धोखा दिया है, उनके खिलाफ मला तर ही तुमची अपेक्षा असेल लोकांची नाही। I don't be too hopeful for the channel. The people of the state wish and hope and pray for the chief minister to serve the people. The most important thing is everyone knows that no one stands with traitors. There is a group of MLAs out there in Guwahati who wants to come back. The chief minister's appeal to everyone out there, whoever wants to be truly a Sainik and wants to come back, should come back, may come back and have a heart-to-heart with the chief minister. उद्धव साहेबांचं अपील आपण बघितलेलंच आहे, पण दुसरी गोष्ट हीच आहे, अजूनही माझं मत एवढंच आहे की जे कोणी तिथे आता आहेत, माझी हीच अपेक्षा असेल जर खरोखर शिवसैनिक असतील तर त्यांनी गुवाहाटीमध्ये जाऊन जे आता जिन आजूबाजूला बागी विधायकों को वापस अपने घर आना है वो आ सकते हैं, हमारा दरवाजा अभी भी खुला है। और ऐसे में एक बार फिर से हम अपने पैनलिस्ट की तरफ रुक कर लेते हैं। कुंतल साहब कुछ कह रहे थे। संजना जी मैं तुरंत जल्दी जल्दी से आपके पास आती हूँ। कुंतल साहब, हाँ कुंतल जी बोलिए बोलिए। देखिए, महाराष्ट्र में चुनी हुई स्टेबल सरकार थी, महाराष्ट्र में चुनी हुई स्टेबल सरकार है। बीजेपी ने येन केन प्रकारेण, चाहे वो ईडी का डर हो, सीबीआई का डर हो, धन का लोभ हो या कुछ और बात हो, कोशिश की है। अब दूसरा इशू, संजय राउत के सारे विधायक कलीग्स हैं। एक कलीग ने दूसरे कलीग की गलतियों पे, जो संजय राउत को लगता है कि उन्होंने पार्टी को बिट्रे किया है, तो उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही। पर उद्धव ठाकरे को तो बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है, वो शिवसेना के गार्जियन हैं। एक गार्जियन की तरह उद्धव बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे आके बात करें आप। भाई शिवसेना ने इन लोगों को सांसद और विधायक बनाया है, और शिवसेना का सेना प्रमुख इस बात को कह रहा है। सेना प्रमुख के लिए वो लोग कलीग्स नहीं है, सेना प्रमुख के लिए वो एक परिवार है। इसलिए उद्धव जी का ये कहना कि भाई आप आए और मुझसे बात करें, बिल्कुल ही न्याय संगत है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। संजना जी कुछ कह रही है, संजना जी कुछ कह रही है। संजना जी बोलिए बोलिए बोलिए। महाराष्ट्र में इस चीज के बारे में बात होती ये सब प्री प्लान है। 2.5 साल से ही उसका, जब मुख्यमंत्री बनना खाली किया फडणवीस जी ने, तभी से उनका नियोजन शुरू है। और ये नियोजन से एक भाग है। हमारे शिवसेना में से अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति एकनाथ शिंदे जी को उन्होंने चुना, जो कि उनका ही नगर विकास मंत्री का खाता लेके आगे बढ़े शिवसेना महाविकास आघाड़ी के सरकार में। और उसके बाद उन्होंने ऐसे लोगों को अलग अलग मुद्दों पे एकत्रित किया, उनको ज्यादा निधि दिया। बीजेपी की तरफ से जब आप शरद पवार के साथ सरकार बना रहे थे, जब शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार बना रही थी बीजेपी के साथ हटकर, तब आपको ये सब नहीं दिखा। और भाजपा, देखिए लोकशाही है भारत में, जहाँ पे एक सत्ताधारी पक्ष होता है तो 4 विरोधी पक्ष होते हैं, तभी सत्ता पे और निर्णयों पे नियंत्रण रखा जाता है। और जिस तरह से नीति भाजपा खेल रही है पूरे भारत में, एक बहुत ही गंदी राजनीति हो रही है, लोकशाही का दमन हो रहा है। उनको कोई विरोधी पक्ष नहीं चाहिए। कांग्रेस, चलो राहुल गांधी जी को ईडी सीबीआई में डाल दिया, चलो महाराष्ट्र में संजय राउत जी आवाज कर रहे हैं, उनको डाल दिया। अभी आप मुझे बताइए, अगर यही लोग कल आपके पास आ रहे हैं, यशवंत यादव जी, यामिनी यादव जी, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की नोटिस है, प्रताप सरनाइक जी, ईडी की नोटिस आती है, 2 महीने के बाद बात करते हैं, पत्र देके भाजपा में चले जाते हैं। हर्षवर्धन पाटिल आपके मंत्री खुद बताते हैं कि हमने जब से गया भाजपा में, मुझे अच्छी नींद आती है। अपनी बात एक बार रमेश गौतम जी, लीगल पक्ष मैडम, लीगल पक्ष, क्या सुप्रीम कोर्ट में स्टे के बावजूद विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? सर जल्दी जल्दी से जवाब। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो लाया जा सकता है, लेकिन उसकी वोटिंग के लिए उनको टाइम मिलता है। वोटिंग के लिए सत्ता पक्ष को और विपक्ष को टाइम मिलता है।
तो वो जो टाइम मिलेगा उस टाइम के बाद जो भी वोटिंग होगी, जो भी रिजल्ट होगा उस वोटिंग का, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि वो चीफ मिनिस्टर उद्धव जी को रहना है या चीफ मिनिस्टर कोई दूसरा बनना है जिसके फेवर में नंबर्स हैं। वो तो नंबर्स पर डिपेंड करता है। अविश्वास प्रस्ताव तो कभी भी लाया जा सकता है, वो तो किसी भी टाइम पर लाया जा सकता है, उसके लिए तो कोई स्टे नहीं है। तो अविश्वास का प्रस्ताव कभी भी लाया जा सकता है, उसके लिए किसी स्टे की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे शो में आए और अपने अपने विचारों को आपने न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर साझा किया और साथ ही महाराष्ट्र को लेकर जितनी भी इस वक्त जिस तरह की लड़ाई लगातार चल रही है उस पर न्यूज़ इंडिया 24/7 की लगातार नजर बनी हुई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की नजर इस वक्त जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम नजर बनाए हुए सुप्रीम कोर्ट भी है। ऐसे में कोई भी बड़ी खबर हमारे पास किसी भी तरह की आती है, न्यूज़ इंडिया 24/7 तुरंत आपके पास पहुंचाएगा, आपको अपडेट करेगा।